Hello friends, today we will start value of supply CA final IDT. Value of supply का मतलब क्या होता है? Value of supply means transaction value, that is price actually paid and payable for the said good, service or both, where price is the sole consideration and buyer and seller are not related. लेकिन यहाँ पर सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में भी हो सकता है और सप्लाई वेयर प्राइस इज द नॉट सोल कंसिडरेशन। ठीक है, तो इस केस में अपन वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे वो चैप्टर 4 में दे रखा है, जीएसटी सीजीएसटी रूल्स में दे रखा है, वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सॉरी, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड करता है टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्स, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू एक्सक्लूड करता है टीसीएस अमाउंट, क्योंकि टीसीएस एक तरह का टैक्स नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपके अकाउंट में वापस पैसा आ जाता है। ठीक है, केस लेजर के अंदर, तो उसको यहाँ से एक्सक्लूड किया जाता है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला, थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रेसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई वेयर सप्लायर वाज लायबल टू पे एंड वर नॉट इंक्लूड इन द प्राइस, मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो सप्लायर लायबल था पे करने के लिए, लेकिन वो खर्चा रेसिपिएंट ने किया है और वो प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो उसको आपको इंक्लूड करना होगा, ऐड करना होगा। इंसिडेंटल एक्सपेंस आपको ऐड करना होगा, पैकिंग चार्जेस वगैरह, मतलब एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस इफ चार्ज टू द रेसिपिएंट, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई अदर देन वन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर आपको सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी भी बंदे से मिली हो तो आपको उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करना है। ठीक है, ऐड बैक करना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिले इन परमिशन ऑफ कंसिडरेशन, आपको जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, आपको उसको ऐड करना है। लेकिन आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट या फिर लेट फीस का अमाउंट आपको मिलता है ना, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, तो आपको उसको टैक्स का अमाउंट हटाना पड़ेगा। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी की रेट 18% है, तो आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है डिवाइड बाई 118 इंटू 100, जो भी अमाउंट होगा वो उसको ऐड करना है। ठीक है, और उन दोनों का जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा ना, वो टैक्स का अमाउंट होगा। अब एक्सक्लूजन, इसमें दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक तो होता है पोस्ट डिस्काउंट, एक होता है प्री डिस्काउंट। डिस्काउंट जो दिया जाता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, जो ऑलरेडी इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड होता है और डिलीवरी से पहले, मतलब सप्लाई से पहले दिया जाता है या सप्लाई के टाइम पर दिया जाता है, वो वाला। ठीक है, अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर क्या होता है कि इफ नोन इन एडवांस और लिंक टू द इनवॉइस और प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स किए रेसिपिएंट ने, तो ये डिस्काउंट अपन एक्सक्लूड कर देंगे, अदरवाइज हम इसको माइनस नहीं करेंगे। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस में दिख रहा है तो आप माइनस कर दीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर डिस्काउंट दिया गया है बिफोर सप्लाई, सप्लाई से पहले दिया गया है और इनवॉइस में दिख रहा है तो भी आप डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए सप्लाई के अंदर से। डिस्काउंट गिवन आफ्टर दी सप्लाई, ठीक है, सप्लाई के बाद में दिया है, लेकिन ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या कहती है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के टाइम पर टर्म ऑफ एग्रीमेंट एग्जिस्ट करती थी और उस एग्रीमेंट को लिंक किया जा सकता है इनवॉइस से, और प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किए रेसिपिएंट ने, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ही अपन डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, अदरवाइज उसको माइनस नहीं करना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड। ठीक है, अब कुछ सर्कुलर्स की बात करते हैं। स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाई मोर सेव मोर डिस्काउंट, अगर आप 10,000, आप अगर 5,000 से ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 से ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो 30% डिस्काउंट मिलेगा, या जो भी है 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट होते हैं ना, ये इनवॉइस पर दिखते हैं, इनवॉइस पर शो होते हैं, तो इसको आपको माइनस करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते समय। पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, इनको वॉल्यूम डिस्काउंट क्यों कहते हैं, अगर आपने एक साल के अंदर 10,000 पीस सेल किए हैं तो आपको 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, पर ये जो डिस्काउंट होते हैं ना, ये इनवॉइस पर शो नहीं होते हैं, इसलिए इनको पोस्ट डिस्काउंट कहते हैं। और जो कंडीशन, जो भी पैरामीटर स्पेसिफाई होते हैं ना, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3, 3 पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि वो लिंक होने चाहिए इनवॉइस से, प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स की जानी चाहिए रेसिपिएंट के द्वारा, और एग्रीमेंट की टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तीनों कंडीशन,
तो अपन डिस्काउंट को माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, अदरवाइज माइनस नहीं करेंगे। तीसरा सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि अगर किसी बंदे ने सप्लाई किया है 10,000 पैकेट बिस्किट के बी को, ठीक है, 10 रुपये में, लेकिन बाद में एक कहता है कि नहीं 9 रुपये प्राइस होगी, उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया 1 रुपये का, तो ये जो डिस्काउंट होते हैं ना, ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं होते हैं। तो इस तरह के डिस्काउंट को अपने को माइनस नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इनको माइनस नहीं करना है अपने को वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू में से। ओके ये हो गया अपना डिस्काउंट का पॉइंट। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं वैल्यूएशन रूल। रूल 27 क्या कहते हैं? कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी। तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये सीक्वेंस होते हैं जिनको आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ठीक है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो भी कंसिडरेशन इन मनी प्लस अमाउंट इक्वल्स टू कंसिडरेशन इन नॉट इन मनी, ठीक है, वो ले लो। तीसरा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ओके, अगर इनसे भी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती है तो रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर अपने को उसको फॉलो करना है। रूल 28, रूल 28 क्या कहते हैं? सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई किसके बीच में हो रही है? डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर सप्लाई हो रही है तो यहाँ पर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? सबसे पहले आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो अगर अवेलेबल है तो। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या लो? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी आप ले लो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर अपने को फॉलो करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है सप्लायर के पास में कि सप्लायर गुड्स सेल करता है किसको? रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को, ठीक है। और डिस्टिंक्ट पर्सन उन्हीं गुड्स को एज सच सेल कर रहा है अनरिलेटेड कस्टमर को। तो जो डिस्टिंक्ट पर्सन ने सेल किया ना अनरिलेटेड पर्सन को, कितने में सेल किया उसका 90% अपन ले लेंगे, 90% अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। यही लिखा है, वैल्यू इक्वल्स टू 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब अपना जो रिलेटेड पर्सन है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन, वो टू इट्स अनरिलेटेड कस्टमर को, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है, अगर रेसिपिएंट मतलब अपना रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, एलिजिबल आईटीसी के लिए, तो जो भी इनवॉइस वैल्यू होगा ना उसको ओपन मार्केट वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि सामने वाले बंदे को आईटीसी मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रूल 29, रूल 29 कहता है सप्लाई मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। अगर आप एजेंट के थ्रू सप्लाई करते हो या एजेंट के थ्रू आप सप्लाई रिसीव करते हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है फिर भी आपके पास में एक ऑप्शन और होता है सॉरी, एक ऑप्शन और होता है कि आपने सेल किया एजेंट को, ठीक है, मतलब ओके, और एजेंट ने एज सच सेल किया अनरिलेटेड कस्टमर को, तो 90% जो भी प्राइस चार्ज की थी ना रेसिपिएंट ने टू इट्स अनरिलेटेड कस्टमर को, वो आप क्या करो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लीजिए। 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर यहाँ से भी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही है तो रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। तो रूल 30 क्या है? रूल 30 कहता है कि वैल्यू शैल बी 110%, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस। 110% आप कॉस्ट का 110% ले लो, वो वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से भी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही तो रूल 31 कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपको बेस्ट जजमेंट करके वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब रूल 31A, रूल 31A एक तो होता है लॉटरी के लिए, लॉटरी के लिए अलग प्रोविजन है। उसके अलावा चांस टू विन इन बेटिंग, गेमलिंग, हॉर्स रेसिंग इन रेस क्लब। अब सबसे पहले लॉटरी की बात करते हैं। लॉटरी में वैल्यू क्या होगी? 100 डिवाइड बाई 128 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टिकट, ठीक है, और प्राइस नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर। ये अपना वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विच एवर इज हायर, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। एक्शनेबल क्लेम इन फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बेटिंग, गेमलिंग, हॉर्स रेस, तो यहाँ पे 100% ऑफ बेट वैल्यू होता है ना, 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट अमाउंट, ठीक है, जो भी और अमाउंट पेड टू द टोटल इज टर्न, वो अपना क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये हो गया रूल 31A। अब बात करते हैं रूल 32। रूल 32 क्या कहता है? परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अपन फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं तो परचेज और सेल करते हैं तो उस टाइम पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो प्लीज फोकस हियर। सबसे पहला मेथड, अपने पास में आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो बाइंग और सेलिंग रेट उसमें से अपन माइनस कर देंगे आरबीआई रेफरेंस रेट, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल यूनिट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, कितनी यूनिट अपन ने करेंसी एक्सचेंज की उसको, तो जो भी अमाउंट आएगा वो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अब दूसरा, अगर अपने पास में आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, अब क्या करेंगे? जो भी अपने पास में करेंसी है ना उसको अपने को कन्वर्ट करना है रुपया में, रुपया में कन्वर्ट कर दिया, अब उसका 1% ले लो, वो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
लेकिन अगर जो भी करेंसी एक्सचेंज हो रही है नॉट इन रुपीज़, रुपीज़ में है ही नहीं, तो अब अपन क्या करेंगे, जो भी दोनों करेंसी है ना उन दोनों को रुपया में कन्वर्ट करो, ठीक है, रुपया में कन्वर्ट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, उसका 1% निकालना है, और जो भी विच एवर इज लोअर होगा उसको अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना है, वो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास में एक ऑप्शन और होता है अगर करेंसी अप टू 1 लाख रुपीज़ तक है तो आप क्या करो, उसका 1% कर दो। 1 लाख का 1% 1000, अगर 90,000 ही हो तो 90,000 का 1% 900, लेकिन मिनिमम 250 रुपये होगा, ये पर ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। अगर उसके बाद में आगे फ्रॉम 1 लाख 1 रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर अप टू 1 लाख का तो 1000 हो गया, और उसका एक्सेस जितना भी एक्सेस रह जाता है ना 1 लाख 1 रुपीज़ से 10 लाख तक, उसका 0.5% कर देना है। फ्रॉम 10 लाख 1 से तो अप टू 10 लाख 5,500 प्लस 0.1%, यहाँ कितना है 1%, यहाँ कितना है 0.5%, यहाँ कितना है 0.1%, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000 रुपीज़, मतलब मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ओके। इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस रूल से। अब बात करते हैं बुकिंग ऑफ टिकट बाय एयर ट्रेवल एजेंट। एयर ट्रेवल एजेंट से अगर अपन ने बुकिंग किया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो यहाँ पर अगर डोमेस्टिक एयर ट्रेवल है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बेसिक फेयर। क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल फेयर भी दिया रहेगा और बेसिक फेयर भी दिया रहेगा, अपने को बेसिक फेयर लेना है। बेसिक फेयर क्या होता है, एयर फेयर जिसके ऊपर कमीशन नॉर्मली पेड किया जाता है, वो अपना बेसिक फेयर होता है। और इंटरनेशनल एयर ट्रेवल के केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर, डोमेस्टिक के केस में 5%, इंटरनेशनल के केस में 10%, वो भी किसका, बेसिक फेयर का, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं हाँ, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इंटीमेटेड। हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको स्टार्टिंग में इंटीमेट कर दिया है, जो भी ग्रॉस प्रीमियम है उसमें से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग कर दो, जो भी आपका अमाउंट हो जाएगा वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली रिस्क कवर का अमाउंट कितना है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, और अदर केस में क्या होगा वैल्यू, 25% ऑफ प्रीमियम इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में 25% प्रीमियम का, ठीक है, और दूसरे साल में 12.5% ऑफ प्रीमियम का, ओके। अगर पॉलिसी केवल रिस्क कवर कर रही है, ठीक है, केवल रिस्क कवर कर रही है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, एंटायर प्रीमियम इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये ध्यान रखना है अपने को। अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड कार, इसका अपन चार्ट के थ्रू समझते हैं। सेकंड हैंड कार, अगर आपको आईटीसी नहीं ली थी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ये अपना वैल्यू हो जाएगा। जैसे सेल किया मैंने 100 रुपये में, परचेज किया था मैंने 80 रुपये में, तो 20 रुपये मेरा वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस था 70 रुपये और परचेज किया था 80 रुपये में, तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। और अगर आईटीसी अवेल किया है तो नॉर्मल प्रोविजन जो भी लगता है, आउटपुट माइनस आईटीसी घटाने के बाद में कितना अमाउंट बचता है उतना अपने गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो नॉर्मल प्रोविजन है, आईटीसी चैप्टर में देखेंगे। ओल्ड एंड यूज मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल पर डेप्रिशिएबल एसेट से डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन रिसीव्ड 100 रुपये रिसीव हुआ, माइनस डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है उसकी, मान लो 90 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ अपना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंसिडरेशन अगर कम है डेप्रिशिएबल वैल्यू से, जैसे कंसिडरेशन 70 रुपये है, डेप्रिशिएबल वैल्यू 90 रुपये है, तो अपने को इग्नोर करना है इसको, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इन एनी अदर केस में परचेज वैल्यू लेनी है अपने को यहाँ पर डेप्रिशिएबल वैल्यू के जगह। अब बात करते हैं परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रीपरचेज फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर। मतलब क्या हुआ कि एक बंदा है जिसने कार खरीदी थी लोन पर, ठीक है, और 2 इंस्टॉलमेंट पेड की, उसके बाद में उसने इंस्टॉलमेंट पेड ही नहीं की, तो यहाँ पर उसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, और सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं डिफॉल्टिंग बोरोवर अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है तो अपने को क्या करना है, वैल्यू क्या होगा, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस अपने कैसे डिटरमाइन करना है, परचेज प्राइस अगर डिफॉल्टर बोरोवर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो परचेज प्राइस इन हैंड ऑफ सच बोरोवर, इसको अपने को रिड्यूस करना है 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग सच रिपोजिशन। मतलब परचेज की डेट थी जैसे 1 जनवरी, और डिस्पोजल किसने किया है, बैंक वाले ने डिस्पोज किया 1 दिसंबर को, तो कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। तो 4 × 5 कितना हो गया, 20%, और हमने परचेज किया था उसको फॉर एग्जांपल 100 रुपये में, ठीक है, तो 100 - 20 अपने को इस तरह करके 20%, तो अपने हो गया परचेज प्राइस हो गया 80 रुपीज़, ओके। अगर डिफॉल्टर बोरोवर रजिस्टर्ड पर्सन है तो कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सी बात है, परचेज प्राइस को अपने को ले लेना है, किसी तरह का कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि वैल्यू विदाउट
एनी रिडक्शन फ्रॉम एक्चुअल परचेज वैल्यू या नोशनल परचेज वैल्यू, ठीक है, अगर रजिस्टर बंदा है तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कूपन और वाउचर। कूपन और वाउचर के केस में वैल्यू क्या होगा, वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू ऑफ सप्लाई रिडीम अगेंस्ट सच वाउचर। जैसे मैंने आपको वाउचर 500 रुपये में भेज दिया तो 500 रुपये उसका वैल्यू नहीं होगा, उस वाउचर के अगेंस्ट कौन सा गुड्स रिडीम हो रहा है और उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है, मनी वैल्यू कितनी है। जैसे उसके अगेंस्ट में ये लैंप है, उसके अगेंस्ट में ये लैंप रिडीम होगा, तो इस लैंप की वैल्यू कितनी है मार्केट में, जैसे 700 रुपये है, तो 700 रुपये उसका वैल्यू होगा वाउचर का, ठीक है। नोटिफाई सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, वैल्यू नील होगी क्योंकि आईटीसी अवेलेबल है। अब प्योर एजेंट की बात करते हैं, सप्लाई एज ए प्योर एजेंट, ठीक है। प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है। प्योर एजेंट मीन्स ए पर्सन हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट एज ए प्योर एजेंट टू इनकर्ड एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ। इसमें क्या होता है कि प्योर एजेंट मतलब एक पर्सन होता है जो एक एग्रीमेंट एंटर करता है सप्लायर के साथ में, नहीं रेसिपिएंट के साथ में सॉरी रेसिपिएंट के साथ में, कि वो रेसिपिएंट के बिहाफ पर खर्चा करेगा इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ, ठीक है। और नीदर इंटेंड टू होल्ड नॉर होल्ड एनी टाइटल टू दी गुड्स और सर्विस और बोथ, जो भी वो प्रोक्योर करता है या सप्लाई करता है एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि गुड्स पर वो अपना अधिकार स्थापित करें। डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, उस गुड्स और सर्विस को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करें। रिसीव ओनली एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, मतलब उन गुड्स और सर्विस को प्रोक्योर करने में जैसे 8 रुपये का खर्चा लगा है तो 8 रुपये ही वो प्रोक्योर करें, ऐसा नहीं 8 की जगह 9 रुपये पे 9 रुपये ले रहा है। अगर वो 9 रुपये ले रहा है तो वो 9 का 9 ही वैल्यू होगा और वैल्यू पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इन एडिशन टू दी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सप्लाई ही प्रोक्योर ऑन हिज ओन अकाउंट, जैसे कि जॉब वर्कर, ठीक है, जॉब वर्कर पहले क्या करता है, मटीरियल परचेज करता है और उस मटीरियल के ऊपर वर्क करके रेसिपेंट को, मतलब जिसने भी जॉब वर्क अपने को दिया है ना करने को, उसको वो गुड्स प्रोवाइड करवाता है। तो जॉब वर्क सर्विस अपन ने दी है तो वो तो वैल्यू का पार्ट बनेगा ही और उस पर तो टैक्स लगेगा ही, ठीक है। इन एडिशन टू दिस सर्विस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर ही प्रोवाइड ऑन हिज ओन अकाउंट, ओके। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टू क्वालिफाई एज ए प्योर एजेंट। अब वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब प्योर एजेंट के रूप में उसने जो भी सर्विस दी है ना, जैसे मैंने बताया था ना 8 रुपये का खर्चा किया, 8 रुपये इनकर्ड कर रहा है, तो उसको वैल्यू में से माइनस कर दी, उसको वैल्यू में आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो पहली कंडीशन क्या है कि सप्लायर एक्ट एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई व्हेन ही मेक पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ सच रेसिपिएंट, ठीक है। थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट है ना रेसिपिएंट के थ्रू ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं अपनी मन मर्जी से होगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई हैज बीन सेपरेटली इंडिकेट, जो भी वो पेमेंट करता है ना थर्ड पार्टी को, उसको वो जो इन्वॉइस इशू करेगा ना रेसिपिएंट को, उसको इन्वॉइस के अंदर सेपरेटली इंडिकेट करना होगा, मिक्स नहीं दिखा सकते आप। मिक्स का मतलब आपने जो सर्विस दी है वो अलग से दिखाओ और जो आपने थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है रेसिपिएंट के बिहाफ पर वो आप अलग दिखाओ। सप्लाई प्रोक्योर बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट आर इन एडिशन टू द सर्विसेज ही सप्लाई ऑन हिज ओन अकाउंट, वही जॉब वर्क वाला आपने जो भी सर्विस प्रोक्योर की है वो इन एडिशन वो अलग से होनी चाहिए जो भी आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, रेसिपिएंट को, जैसे कि आप जॉब वर्क सर्विस दे रहे हो। और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप जो भी आपने खर्चा किया था एज ए प्योर एजेंट उसको वैल्यू में आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये हो गया अपना प्योर एजेंट वाला। अब अपन बात करते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सी लेनी है। गुड्स के केस में सीबीआईसी की रेट लेनी है और सर्विस के केस में जो भी रेट एज पर द गैप ऑन द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस। ये हो गया अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। So thank you so much.